Hello students, once again I welcome you all. Now today's our topic is lubricants. Last class तक हमने alloys देख लिया था और अब हम देखेंगे lubricants. तो जो lubricants ये जो particular topic है ये जो आपका सारे जो सेकेंड चैप्टर है उसको कंप्लीट करेगा और सेकेंड चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा. हिंदी में इसे हम स्नेहक कहते हैं. स्नेहक, यदि आप हिंदी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसे स्नेहक कहा जाता है. अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है. किसी भी वर्कशॉप, फैक्ट्री या उद्योग में शक्ति का बहुत कम हिस्सा घर्षण मतलब फ्रिक्शन के व्यर्थ चला जाता है. फ्रिक्शन आप सभी को पता है, घर्षण. ठीक है, मान लीजिए दो घूमते हुए हिस्से आपस में टकराते हैं तो इनके बीच जो क्या होता है, एक घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो है ये वहाँ पर वेस्ट में चला जाता है. तो घर्षण से होने वाली जो हानि है उसे गतिमान भागों तथा परिचालन व्यवस्था जो होती है, इनको जो घूमने वाले भाग हैं, मान लीजिए ये इधर और ये इधर घूम रहा है, तो वहाँ पर ये परेशानी या ये प्रॉब्लम जो है, ये समस्या जो है, हानि जो है, ये होती है. फ्रिक्शनल लॉस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. तो अब इसको क्या करना है, हमें कम करना है. कम करने से क्या होगा, आपका एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. बट अगर आप इसको और फॉर्मूले को करें तो ये हो जाएगा आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट. ठीक है. अब जितना ज़्यादा ये लॉस होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनपुट पावर से उतना पावर जो है वो बढ़ता जाएगा. तो ये जो न्यूमरेटर है ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल न्यूमरेटर विल बी लेस. और जैसे जैसे न्यूमरेटर लेस होगा, आप सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 से जो है वो क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी. दूर होती जाएगी मतलब एफिशिएंसी कम होने की तरफ बढ़ेगी. अगर ये बढ़ता, ये कम होता, लॉस अगर हमारा कम होता, सपोज लॉस में अगर कमी आती तो हमारा क्या होता, ये जो इनपुट, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये क्या होता, बढ़ता और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने लगती. बट ऐसा नहीं हो रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, घर्षण को कम करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं आपके पास, लेकिन धातु का जो वियर है अगर हम उसे भी रोक पाए, क्योंकि देखिए अगर ये दो भाग घूमने वाले हैं आपस में जब ये टकराएंगे तो इस पोर्शन में क्या होगा, उनके बीच रगड़ाव की स्थिति होगी. और जब ये रगड़ेंगे तो कुछ ऐसे भाग भी होंगे जो टूथ भाग होंगे. मान लीजिए कुछ ऐसा सॉटूथ जैसा स्ट्रक्चर आपके लिए बना है और यहाँ पर एक इस टाइप का वी ग्रूव बना हुआ है. ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं. मान लीजिए ये इधर घूम रहा है और ये इस दिशा में घूम रहा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे. और टकरा करके यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच घर्षण होगा. घर्षण होने से इनके जो यहाँ पर की जो बनावट है, ठीक है, आप समझ रहे, ये जो बनावट है, यहाँ पर की जो बनावट है और इधर की, ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी. मतलब वो जो उसका स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होगा. तो इसको भी क्या करना है, हमको कम करना है, और इस लॉस को भी, इस फ्रिक्शनल लॉस को भी क्या करना है, कम करना है. तो अब कैसे करेंगे, तो हमें जो भी ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो भी मटेरियल, हम मटेरियल के ही चैप्टर से डील कर रहे हैं तो हम उसको उसी तरीके से बोलेंगे कि जो भी मटेरियल यहाँ पर हमारा क्या होगा, यूज किया जाएगा, किसके लिए, मटेरियल जो भी यूज किया जाएगा फॉर रिड्यूसिंग दिस फ्रिक्शनल लॉस एंड ऑल्सो दिस वियर एंड टीयर. इस क्षय को, इस हानि को दूर करने के लिए और यहाँ के घर्षण को कम करने के लिए, जिससे इसे बचाया जा सके, उस ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाएगा, स्नेहक कहा जाएगा. ठीक है. तो जो स्नेहक होते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि स्नेहक क्या है. स्नेहक वे पदार्थ हैं, वे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शनल लॉस को कम करते हैं और हमारे वियर एंड टीयर लॉस को भी कम करते हैं. मतलब मशीन का या जो भी पार्ट्स है जिन पर ये हो रहा है
उनको क्या करते हैं, अच्छे प्रॉपर शेप में रखते हैं। उससे क्या होगी, तो उससे उनका जीवन काल, उनकी जो जीवन काल है जिसको हम लॉन्जिविटी बोलते हैं या लाइफ स्पैन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रिक्शनल लॉस कम होगा तो जीवन काल बढ़ेगा। जीवन काल बढ़ने के कारण क्या होगा, मशीन ज़्यादा दिन तक बिना किसी ज़्यादा मेंटेनेंस के हम काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके एफिशिएंसी, दक्षता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी अगर ये लॉस कम होता जा रहा है। तो बहुत सारा चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। तो लुब्रिकेंट का केवल आप बोल सकते हो कि एक ही मकसद नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हमारे साथ होंगी। तो अब हम थोड़ा इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे कि लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या क्या है, फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिड्यूस द फ्रिक्शन। रिड्यूस द, हमने डिस्कस किया इसको, रिड्यूस द फ्रिक्शन मतलब घर्षण को ये क्या करेगा, कम करेगा। दूसरा अगर देखें तो धातुओं के बीच जो विघर्षण है, मतलब वियर एंड टियर है, वियर एंड टियर, उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। वियर एंड टियर को रिड्यूस या फिर क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, अभी मैं बताया इसका जो शेप है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट, खराब हो जाएगा, तो ये ज़्यादा दिन फिर ये काम नहीं करेगा, इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। तो वियर एंड टियर को ये क्या करता है, रिड्यूस या स्टॉप करता है। देन कूलिंग, मोस्ट हिडन और इनडायरेक्ट, मोस्ट हिडन एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ योर कूलिंग जो है, कूलिंग यहाँ पर वो करेगा। हिडन फंक्शन है ये शीतलन, इसको हिंदी में कहते हैं शीतलन। वहाँ पर जब घर्षण होने लगता है दो भागों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, मतलब मशीन जो है क्या होने लगेगी, हीट होने लगेगी। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लगानी पड़ेगी या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे हीट को कम किया जा सके। तो ये काम भी क्या करता है, लुब्रिकेंट यहाँ पर करता है। फिर और एक तो नॉइस रिडक्शन, आप बोल सकते हैं कि ध्वनियों को कम करना। ध्वनि जो है, नॉइस रिडक्शन, ध्वनियों को कम करना कैसे करेगा, जब हम इनके बीच में दो मटेरियल हैं, दो पार्ट्स हैं जो घूम रहे हैं, या दो ऐसे भाग हैं जिनके बीच घर्षण हो रहा है, इसके बीच में यदि हम क्या करें, एक लुब्रिकेंट की लेयर या ऐसा कोई मटेरियल यहाँ इंट्रोड्यूस करा दें जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट को रोके, बट यहाँ उनका कार्य जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ये जो कार्य के लिए लगाए गए हैं वो चलते रहे, तो इसके कारण क्या होगा, क्योंकि इनके बीच सीधा संपर्क हट जाएगा, या संपर्क रहेगा भी तो वो क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो इनके बीच क्या होने लगेगा, जो ध्वनि निकल रही थी, जो नॉइस आ रहा था, वो नॉइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉइस रिडक्शन में भी ये काम करता है। शॉक एब्जॉर्बिंग का भी काम ये करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि केवल लुब्रिकेंट खाली फ्रिक्शन कम करने के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए लगाया जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनके गुण धर्म की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, तो देखिए, अगर कोई मटेरियल मुझे कहीं इंट्रोड्यूस कराना है एज अ लुब्रिकेंट, तो मैं क्या करूँगा कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जो इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं करता, तो हम उसे वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंडीशन पर लुब्रिकेंट की तरह काम नहीं करा सकेंगे। सबसे पहले देखिए विस्कोसिटी। अब ये क्या होती है विस्कोसिटी, आपने सुना होगा, इसे हिंदी में कहते हैं श्यानता। श्यानता। चलिए अब देखते हैं कि ये विस्कोसिटी क्या होती है। तो मान लीजिए कि श्यानता जो है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें श्यानता ज़्यादा होने से क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा कोई दीवार है या एक बोर्ड है, मान लो, जो कि किसी हाइट पर सीधा रखा हुआ है। यहाँ पर से मैं यहाँ एक बॉटल लेता हूँ, यहाँ एक बॉटल लेता हूँ, इसमें पानी भरा हुआ है और इस बॉटल में शहद भरा हुआ है, हनी।
ठीक है, हनी शहद और इसमें वाटर पानी। तो अगर मैं इसको यहाँ से गिराना चालू करूँ तो पानी तो है वो जल्दी से यहाँ आ जाएगा, लेकिन शहद जो है वो इस स्पीड से नहीं, बहुत धीरे धीरे आएगा। तो हो सकता है कि अगर 5 सेकंड की बात करें तो पानी पूरा यहाँ तक आ जाए, बट शहद जो है वो हाफ डिस्टेंस ही आ सके। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कौन विस्कस कौन ज़्यादा है? तो विस्कस वो ज़्यादा है जो सरफेस से चिपक कर चले, मतलब शहद की विस्कोसिटी पानी की विस्कोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाटर इज लेस विस्कस देन हनी। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी श्यानता ज़्यादा होगी वो घर्षण में वृद्धि करेंगे, ठीक है, और स्नेहक का प्रभाव जो है, प्रवाहता जो है वो उसके निर्भर करेगी। भाई स्नेहक फैलेगा उतना या चलेगा। तो पतले मान लीजिए हम गाढ़े ना लेकर के पतले स्नेहक, मतलब कुछ थिनर लुब्रिकेंट्स को यहाँ पर लें, कम गाढ़े को लें, तो उसकी जो श्यानता होगी वो क्या होगी, उस हिसाब से सेट हो जाएगी जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये है श्यानता के बारे में। देन हम चलते हैं फ्लैश पॉइंट। अब ये क्या होता है? फ्लैश पॉइंट हिंदी में इसे प्रज्वलन बिंदु कहते हैं, या सॉरी प्रज्वलन ताप कहते हैं, प्रज्वलन ताप। ठीक है, फ्लैश पॉइंट। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ नाम से ही क्लियर है, ताप है मतलब एक ऐसा पॉइंट है ऑफ टेम्परेचर जहाँ पर तेल के तापन से वह वाष्पशील होकर ज्वाला के संपर्क से प्रज्वलित हो जाता है। फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट से अधिक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा और क्या होने लगेगा, वेपराइज होकर के ये बर्न हो जाएगा, या हीट होकर के ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे स्नेहक जो होंगे, गुड लुब्रिकेंट होंगे, उनकी प्रज्वलन वाष्पों की निर्मित अनेक कार्यकारी तापमान से अधिक तापमान पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी लुब्रिकेंट का वर्किंग टेम्परेचर मान लीजिए H है, सॉरी या T है, मान लेते हैं T1 है, और उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो T2 है, तो क्या होना चाहिए, प्रज्वलन वाष्पों की निर्मित उसके कार्यकारी तापमान से अधिक तापमान पर होना चाहिए। ये जो है ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कम, और ये जो फ्लैश पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो ये कम तापमान पर अगर ये कम हो गया तो वो जल्दी वाष्पीकृत होकर के वहाँ से हट जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये भी क्लियर होगा। देन थर्ड वन, तीसरा पॉइंट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु जिसे बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसे बादल या अंधा स्त्वरण बिंदु, क्लाउड एंड पॉर पॉइंट भी कहा जाता है, और इस तापमान पर तेल का शीतलन पर प्रभाव बंद हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। मतलब ये कूलिंग जो है ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तापमान के नीचे स्नेहक यूज का नहीं रहता। इसका मतलब कूलिंग बंद हो गई तो हमारा जो लुब्रिकेंट है वो काम हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लुब्रिकेशन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगी, मतलब वहां से उसका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। देन हम चलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इसको हिंदी में इमल्शीकरण ही बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इमल्सन। तो जब कुछ स्नेहक जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ मिलकर इमल्शन का निर्माण करते हैं। इमल्शन इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो अच्छे स्नेहक में क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब इमल्सिफाई नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पानी अगर इसमें मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, उसके साथ इमल्शन फॉर्म कर लेगा और लुब्रिकेशन का काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे लुब्रिकेशन वाला जो पॉइंट था, इन सारे पॉइंट्स में आपको ये जो डिफरेंट हमने डिस्कस किया इसे याद रखना है, और इन सारे पॉइंट्स पर आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल ही आपको क्या करना है, ये सारा पॉइंट्स देखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स। आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा, यूज़ भी करते हैं, बट
हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एज अ मटेरियल हमें स्टडी करना है। तो प्लास्टिक क्या होते हैं? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि प्लास्टिक इज अ कार्बोनिक मटेरियल। कार्बोनिक मटेरियल। इनके प्रमुख रचक कृत्रिम उच्च शक्ति बहुलक मतलब सिंथेटिक हाई पावर पॉलीमर। सिंथेटिक हाई पावर पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर्स बहुलक जिन्हें आप बोलते हैं, ठीक है, वो ये इससे बने होते हैं, पॉलीमर्स हैं ये। और जो अणुभार होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, मतलब इसका जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो चेन बनाता है, चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करता है, ठीक है, लॉन्ग चेन यहाँ पर निर्मित होते हैं। और सुगमता से इन्हें क्या कर सकते हैं? ढाला जा सकता है। और प्लास्टिक के जो दो स्रोतों से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अब प्लास्टिक के जो सोर्सेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो सोर्स है वो है नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा जो स्रोत है वो है इसको आर्टिफिशियल ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक बोलेंगे। सिंथेटिक, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब हमने बनाया उसे। क्लियर? तो अब देखते हैं कि जो प्लास्टिक्स है वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। तो जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का है। पहला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और दूसरा जो है वह है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक। तो थर्मोसेटिंग या इसको ताप दृढ़ प्लास्टिक भी बोलते हैं, और ये ताप सुघट्य प्लास्टिक है। नाम से ही क्लियर है, ताप दृढ़ मतलब थर्मोसेटिंग। एक बार इसे सेट हो गया, मान लीजिए ये एक बार टेम्परेचर से क्या कर दिया गया, इसमें सेटिंग हो गई है, तो फिर इसे क्या नहीं किया जा सकता? इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये क्या हो जाएगा? टूटेगा। मतलब अगर आप इसे बदलना चाहेंगे तो अब ये क्या होगा? टूटेगा। इसे हम दूसरा शेप नहीं दे सकते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमें इसे रीशेप कर सकते हैं। रीशेप करके दूसरा शेप इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। तो जो थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, देन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, देन फिनॉल फ्यूरिफॉल, मेलामाइन, सिलिकॉन, ऐसे इपॉक्सी, ठीक है, पॉलिस्टर्स, एल्काइल्स, पॉलिस्टर्स, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ आराम से देख लीजिएगा। तो थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। और अब हम अगर थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनका जो उपयोग है वो, या उनके जो एग्जाम्पल हैं अगर हम पहले देख लें तो सेलुलोज के फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, प्रोपिनेट, देन सेलुलोज एसिटोब्यूटाइनेट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सिंथेटिक एक टर्म है, सिंथेटिक रेजिन, कृत्रिम प्लास्टिक। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमको मिलेगा पॉलीस्टीरीन, आपने नाम सुना होगा पॉलीस्टीरीन, देन पॉलीथीन, हम जो आम भाषा में बोलते हैं, बट दैट इज पॉलीएथिलीन, ठीक है। देन वेनिल रेजिन,
वेनिल रेजिन, देन सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमने देखा कि सिंथेटिक वाले जो भी होंगे इसमें पूरा का पूरा आपका, ठीक है, ये इसमें पीवीसी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वेनिल रेजिन दैट इज आल्सो पॉलीविनाइल क्लोराइड ओनली। तो ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक यहाँ हमारा होता है, इतने टाइप का प्लास्टिक और उनके प्रकार पूछते हैं। अब हम आते हैं कि हमें इन पूरे जो आज हमने पढ़ा लेक्चर उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हमें ल्यूब्रिकेंट पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले व्हाट इज ल्यूब्रिकेंट, देन उनकी क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज, देन यूजेस एंड फंक्शंस। सेकंड टॉपिक जो हमने देखा वो था क्या, प्लास्टिक में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले टाइप्स, सोर्सेस एंड टाइप्स का जो यूजेस है एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आज के लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।